अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग। बारिशों का मौसम थोड़ा सा थम गया है, लोगों ने थोड़ा सा राहत की सांस ली है। नुकसान काफ़ी हुआ है, भरपाई की उम्मीद है। सेंटर ने पैकेज बहुत कम दिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, और बहुत सारे लोग मुझसे ख्वाहिश करते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि मैं एमएलए हूं। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा। एमएलए तो मैं बन गया हूं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सीडीएफ का पैसा होता है उसकी एक लिमिट होती है। हमें बताया जाता है कि इस पैसे का आपको कहां कहां और कितना कितना आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको मालूम नहीं है, मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूं, लोगों का बनाया हुआ एमएलए हूं। फिलहाल तो अपने सीडीएफ की बात करूंगा। हमारे पास 4,75,00,000 के आसपास सीडीएफ दिया गया है, जिसमें से 20 लाख जो हम मकानों के लिए दे सकते हैं, उनके रिपेयरमेंट के लिए 20 लाख रुपया, और 10 लाख डिजास्टर के लिए दे सकते हैं, और बाकी अलग अलग इदारों में हमें वो पैसा देना है। लोगों को उम्मीदें हमसे हैं, लेकिन हमारे पास सारा का सारा पैसा अगर होता तो हम अपनी मर्जी से तय करते कि हमें इस पैसे का इस्तेमाल कहां करना है। बहरहाल कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे फायदा हो। पहले जब नुकसान हुआ था तो उम्मीद थी कि भरपाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद जब ज्यादा नुकसान हुआ तो सरकार को भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी बड़े लेवल पर। पिछले दिनों अमित शाह जी का दौरा हुआ, 200 करोड़ के कुछ आसपास जो है उन्होंने यहाँ रिलीफ की बात की है। वो काफी नहीं होगा, उतना तो हमारे यहाँ फ्रिज जो है वो बह गए हैं, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। फ्रिज हो गया, कुरकुरे, लेज वगैरह उतने के वो पाकिस्तान चले गए हैं। देखिए, जब मुश्किलें आती हैं तो सरकारों को लोगों की इमदाद करनी होती है, और यहां पर जो चुनी हुई सरकार थी, मैं तो बात नहीं करना चाहता था, बहरहाल जरूरी है, यहां की चुनी हुई सरकार का चीफ मिनिस्टर वो पीछे रखा गया है। एमएलएज को भी धकेला जाता है, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो बीजेपी के एमएलएज हों, चाहे वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, पीछे रखा जाता है और दिखाने का काम एलजी महोदय कर रहे हैं। अब लोगों का अजाला देखने से अगर होगा तो ठीक है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने एनसी की सरकार को छोड़ दिया था, मैंने इतिहास के पन्नों को पढ़ा है, मैंने कहानियों में सुना है, बुजुर्गों से इतिहास में लोगों के कारनामों को जाना है, और आज की वक्त की सरकार जम्मू कश्मीर की, इनको मैं देख रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं और इसका हिस्सा भी हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली का एक हिस्सा हूं, और जिसका मुख्यमंत्री हमारे उमर साहब है। जब मुगलों के दौर का खात्मा हुआ तो उसमें अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को कहा, जब आखिरी दिन था, उसके नौजवान बेटों का कत्ल किया गया, तो उसे कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। और उसके अलावा, ए जफर ठंडी हुई शमशीर अब हिंदुस्तान की, तो उसके बदले में 2 बच्चों की जान चली जाती है, उसे पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है, और वो शख्स सामने से क्या कहता है, और वो वहां से जवाब देता है, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और यहां पर माहौल क्या है, चुनी हुई सरकार है, उमर साहब यूं बैठे हैं, न बात कर रहे हैं और न इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो हमारे लोगों का हाल हुआ है, अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे। अरे, अगर आपको बुलाया गया, अगर वहां आपको नहीं पूछा जाता है तो निकल जाना था, सरकार छोड़ दो, लोगों को इकट्ठा करो। जिस तरीके से आपने कहा था हम सिग्नेचर चलाएंगे, अरे सिग्नेचर से बात नहीं बनेगी बाबा, आपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र का गला किस तर्ज पे घोंटा जा रहा है।
आज सैलाब की शक्ल में लोगों का इतना नुकसान हुआ है और आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे। और मैं इस असेंबली का एक एमएलए बना हूं, चुना हुआ हूं, लोगों ने वोट दिए हैं और मैं भी बेबस हूं। सिर्फ 20 लाख 4 करोड़ 75 लाख में से सिर्फ 20 लाख मकानों के लिए मैं दे सकता हूं। और लोगों के क्या हालात हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं उनकी भरपाई नहीं कर सकता हूं। और मुझे उम्मीद थी कि सरकार कुछ यहां से रिलीफ देगी, सेंटर रिलीफ देगा, लेकिन ये आपस की दुश्मनी में लोगों का जनाजा निकाल रहे हैं और हमारे उमर साहब बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कि असेंबली का सेशन जल्द अज जल्द लगे। और कुछ लोगों ने कहा कि एमजी नरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसमें धांधलियां हुई आज तक। मैंने एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्टर को, मैंने उसकी कॉपी पीएम को भी की है, अमित शाह को भी की है। अगर इसमें बदलाव लाया जा सके, अगर इसमें थोड़ी सी कोशिश की जा सके, वैसे भी बेरोजगारी का आलम है, रोजगार नहीं है। एमजी नरेगा के तहत जिन लोगों को 25,000 जॉब कार्ड के हिसाब से मिलता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मटेरियल जो है वो खुद जॉब कार्ड होल्डर लगाता है। और जो यहां के लोकल ठेकेदार हैं, वो जब पैसा निकलता है, मटेरियल जॉब कार्ड होल्डर खुद लगाता है, काम खुद करता है, और उसके बाद जब वो पैसा आता है फिर जाके ठेकेदार उसको निकाल कर देता है। अगर डायरेक्ट इस आपदा को, इन हालात को बेहतर करना है, अगर आपके पास पैकेज नहीं है लेकिन पॉलिसी को बेहतर किया जा सकता है। एक जॉब कार्ड होल्डर को अगर 25,000 इस साल का मिल जाए और उसके साथ साथ उसको मटेरियल भी उस काम का मिल जाए, तो यकीनन हमारे सीडीएफ से ज्यादा फायदा उसको मिल सकता है। ये मेरी एक कोशिश है। ये बात अलग है कि ये गरीबों की स्कीम है। लोग कहते हैं नहीं आप इस स्कीम के बारे में सोचते हो, हर घर तक ये स्कीम जाती है। अगर बेहतर तरीके से जाए, प्रोटेक्शन वाल मैं नहीं दे सकता हूं इतने, जितने लोगों के नाम पर लाया जाता है पैसा, खरबों का पैसा इस स्कीम के तहत लाया जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर लगाने में फेलियर है, डिपार्टमेंट की लापरवाही रहती है। इसमें अगर उन्हीं लोगों को मौका दिया जाए, मटेरियल वो खुद लाएं, अपने तर्ज से, अपने गांव के अंदर ही, अपनी पंचायत के अंदर ही काम करना है। क्योंकि आज जब एक जगह से स्लाइड निकलती है तो पूरा का पूरा गांव नीचे आ रहा है। तो इसलिए लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि काम बेहतर करना है। और एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा, जब मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तो इलाके के अंदर जहां पर भी सड़क का काम होता था मैं उसकी निगरानी करता था। क्योंकि मैं जानता था जब ऐसे हालात बनेंगे तो ये सड़क जब निकल जाएगी, इसकी परेशानी हम लोगों को उठानी पड़ेगी। जब कहीं पे स्कूल बनता था, उस स्कूल की दीवारें अच्छे से नहीं लगाई जाती थी, मैं खड़ा हो जाता था। मैं जानता था कि ये वक्त एक आएगा कि इसकी जिम्मेदारी मुझे फिर से उठानी पड़ेगी, फिर से इसी काम को करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी इलाकों के अंदर काम होंगे, आपके गांव के अंदर, आपकी पंचायत के अंदर, उस काम को दिल से करना और यह सोचना है कि अगर इस बांध को अच्छे से लगाएंगे तो यकीनन हमारी जमीन, हमारा इलाका भी बच जाएगा। लेकिन हम ये चीजें भूल जाते हैं, बस सिर्फ अपने आप की लगी हुई है। लोग गलत नहीं है, बस थोड़ी सी हमदर्दी खत्म हो गई है। एक दूसरे के लिए हमदर्दी और सोच और इखलाक खत्म हो गया है। ऊपर वाले का शुक्र है बारिशें रुक गई, जो नुकसान हुआ है उतने में मैं शुक्र अदा करता हूं, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन सरकार को भी थोड़े से इक़्तिदामात उठाने पड़ेंगे। उमर साहब को इस वक्त असेंबली का सेशन प्रायोरिटी पर लगाना चाहिए, क्योंकि लगने वाला तो है असेंबली का सेशन। आज अगर लगता, कुछ इसमें रिफॉर्म्स लाते, वैसे भी हमारा जो बजट हमने जो पेश किया था, उस बजट को जमीनी सतह पर लाने में, लगवाने में अभी भी पहल नहीं हो पाई है। और अगर हम नवंबर दिसंबर में उस सेशन को लगाएंगे तो उस वक्त रिव्यू क्या लेंगे? आज मौका था। जम्मू के अंदर सैलाब आया है, कश्मीर के अंदर बारिशों से नुकसान हुआ है, हमारे पीर पंजाल हो या खिताई जनाब हो, यहां बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और मौका मिला था, सरकार बनी थी, इस आपदा से लोगों को थोड़ी सी राहत हम लोग देते, तो इसी के लिए तो हम बने थे। लेकिन अगर आज भी 5-5 हजार एक घर को देंगे, वो एक बहुत बड़ा मजाक होता है और उससे जो है इनकी अदायगी नहीं कर सकते हम लोग। और मैं अपनी बात फिर से बता रहा हूं, मैं एमएलए तो बना हूं, 4 करोड़ 75 लाख मेरे पास है, वो लोगों की अमानत है। लेकिन उसी 4 करोड़ 75 लाख में से सिर्फ 20 लाख मुझे बताया गया है कि आपने लोगों को मकानों के लिए देना है।
मैं इसीलिए चाहता हूं कि उमर साहब को आप एक बारी बता दीजिए कि ये जो 4,75,00,000 है उसमें भी टेंडर होंगे। अगर मैं किसी को चिट्ठी दूंगा सीडीएफ में से, उसके भी टेंडर होंगे। मैं चाहता हूं वो डायरेक्ट उसको मिले जिसको मैं वो चिट्ठी दे रहा हूं। अरे ये तो बदकिस्मती की बात यह है कि पुराने एमएलएज ने उन सीडीएफों को भी बेचा है। लाख रुपए का काम 10,000 में बेचते थे और उसका खमियाजा आज मेरी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जो एनसी के लोग हैं और जो भाजपा के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, बस इस हालात को बेहतर करना है। अब बारिशें रुक गई हैं, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी अदायगी के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके लिए आपको हाउस को चलाना पड़ेगा। और इमरजेंसी में मुझे लगता है इस महीने के अंदर 15 तारीख या 20 तारीख से पहले हाउस को चलाना चाहिए, ताकि हम लोगों की बात वहां पर रखें। और जो चिट्ठी मैंने लिखी है, जो बीजेपी के लोग मुझे देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। वैसे भी बेरोजगारी का आलम बहुत है। अगर डायरेक्ट लोगों को काम दिया जाएगा और उस काम की निगरानी की जाए, लोग करेंगे काम। लेकिन आप उन पे भरोसा तो कर लीजिए। मटेरियल का पैसा कुछ लोग खाते हैं, डिपार्टमेंट के लोग खाते हैं, ठेकेदार खाते हैं, वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और ये सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि वही आदमी अगर लगा रहा है तो उसका पैसा उसी को मिले और 25,000 और 25,000 अगर मटेरियल का भी मिल जाए तो 50,000 एक जॉब कार्ड वाले को मिले तो एक घर को हम अच्छे से रोजगार दे सकते हैं। और इस आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में एक पहल की जा सकती है। अगर इस वक्त सरकार 5,000 दे रही है, किसी का मकान क्रैक हुआ है, किसी का प्रोटेक्शन वाल निकल गया है, तो यकीन मानिए ये जो मैं कह रहा हूं उससे एक बड़े पैमाने पे एक बड़ी सी कोशिश करके लोगों को राहत मिलेगी। 5,000 से तो बेहतर है। और वैसे भी जॉब कार्ड होल्डर घर के अंदर एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं। और अगर उन लोगों को मौका मिलेगा तो वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये जो लूट खसोट होती है एमजी नरेगा के अंदर, ये जो डिपार्टमेंटों की वजह से होता है या ठेकेदारों की वजह से होता है या दलालों की वजह से होता है, वो एक आम आदमी को अगर मिलना शुरू हो जाए तो जमीनी सतह पर भी काम बेहतर आपको दिखेंगे। और वैसे भी पंचायत के अंदर ही हमने काम करना है, अपने ही घरों के प्रोटेक्शन वाल लगाने हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार कोई और रिलीफ दे, लेकिन अगर इस बात पर कोई मतलब फैसला ले और इसको इंप्लीमेंट करे तो यकीनन मैं कहता हूं बड़े लेवल पर हम लोगों को बेहतर यहां से इमदाद करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक जरिया है और उसके अलावा पैकेज भी होना चाहिए, लेकिन वो तो मोदी जी मुझे नहीं लगता है देने वाले हैं। वो तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले देने वाले हैं, क्योंकि जब कश्मीर के अंदर 2014 में आया था तो कितने हजार करोड़ दिए थे। और जब जम्मू के अंदर ऐसे हालात बने, जब 28 एमएलए बीजेपी के हैं, जब इतने 200 करोड़ के खाली फ्रिज गए हैं, गाड़ियां कितनी गई हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। जहां लोगों ने लोन लिया था, फसलें उजड़ गई है, लेकिन उस लोन की भी माफी अगर हो तो बेहतर होगा। वो चिट्ठी भी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। केसीसी के लोन को माफ अगर करेंगे, 70% भी अगर करेंगे, 50% भी करेंगे, तो हम लोगों को राहत देने का काम कर सकते हैं। वरना बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अब मैं बताऊंगा मैं इस आपदा को रोकूंगा या डेवलपमेंट करूंगा। अरे नहीं कर सकता। मेरे हाथ में जितना है, मेरे वजूद में जितना है, मैं उतना ही कर सकता हूं। अलबत्ता जिन लोगों के हाथ में ये पॉलिसी बदली जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नए से फंड्स दें, मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उन्हें लगाने के लिए जो तर्ज हमने बताया है उस तर्ज को अमली जामा पहना लो और हर घर के अंदर रोजगार भी बनेगा। बेरोजगारी जो तुमने बढ़ाई है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा बीजेपी के जितने भी एमएलएज मुझे देख रहे होंगे या देखेंगे, या उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपने हायर अथॉरिटीज से इसके बारे में बात कीजिए और लोगों को राहत मिलने का काम भी हो सकता है। और बेरोजगारी जो हम जूझ रहे हैं, उस बेरोजगारी के आलम से भी थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। और मैं एक बार फिर उमर साहब को बताना चाहूंगा, वक्त के इतिहास को पढ़ लीजिए और वक्त पे उन नेताओं को देख लीजिए जिन्होंने आवाम की रहबरी की है, अपने मफाद को छोड़कर इंसानियत के लिए खड़े हुए हैं, वो डरे नहीं हैं। हम तो अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं और उनके पीछे चलने में अगर आपने तो हमारी लोगों की वोट की इज्जत भी नहीं रखी यार। अरे अगर आपको लगा था कि वो लोग नहीं भाव दे रहे तो उठ के निकल जाना चाहिए था। महाराज वो आदमी है। आप लोग कहेंगे ना कि नहीं ये बोलने वाली बातें होती है। मुझे याद है, आप पता कर लेना, मैंने एक ट्वीट किया था जब एलजी ने डिनर पार्टी बुलाई थी
एक शख्स था, एक शख्स जो उसके डिनर पार्टी में नहीं गया था, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उसका गला घोंटा था जब उसने ट्रांसफर्स किए थे। और जब उसके फौरन बाद 4 दिनों के बाद उसने पार्टी बुलाई थी, उस पार्टी में सिर्फ अकेला महराज नहीं गया था, पीडीपी गई, एनसी गई, कांग्रेस गई, बीजेपी तो थी ही, लेकिन सबकी सब पार्टियां गई, एक एमएलए उसके अलग था और वो महराज था। मैंने वो एक वीडियो भी डाली थी, शायद आपने सुनी नहीं गौर से, और उसका मतलब भी नहीं निकाला। ये नोट कर लो और पीछे जाकर देख लेना। बतस पड़ गया ये सियासत शुरू, जम्मू कश्मीर की सियासत बतस पड़ गया है शुरू, तमदोह शामस करे बतस पेट खत्म। और ये है असली हकीकत जम्मू कश्मीर की। और उस वक्त किसी ने इसका निचोड़ नहीं निकाला था। अगर किसी ने बात सुनी है, वो वीडियो किसी के पास है, वो निकालो और लोगों तक पहुंचाओ। मैंने उसी दिन कहा था, बहुत सारे लोग समझदार हैं, वो इस बात को समझेंगे कि चावल से शुरू हुआ था और चावल में रात के खाने में चावलों पे इस सियासत को और यहां की आवाम को रौंद दिया है इन लोगों ने अपने मफाद के लिए। और ये बातें मैं बहुत पहले भी बोलता था, अब मुझे लगा था पुरानी बातों को भूल जाएंगे, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, नए कल की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहां लोगों का गला घोंटा जा रहा है। मुझे बीजेपी से नाराजगी है, क्योंकि अगर आपको एनसी से नाराजगी है, उन्होंने सरकार क्यों बनाई, लेकिन लोगों के साथ आपको नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी लड़ाई में लोगों को इस दलदल का शिकार नहीं बनाना चाहिए। और मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी बताना चाहूंगा, आप इस ओहदे पर आज हैं, दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लो, ये दबदबा किसी का नहीं रहा है। लेकिन आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इंसाफ कीजिए। और अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मेरे जैसा आदमी का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा, मेरे हाथ में क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे बोलने की बात आती है तो मैं आवाज को बुलंद करता हूं। मैं हक की आवाज को बुलंद करने में कभी भी नहीं डरूंगा। मैं जानता हूं इस फ्लड के माहौल में, इन बारिशों के माहौल में, महराज अगर जिंदा है तो गनीमत खुद को समझता हूं, अल्लाह का शुक्र करता हूं। वरना अगर थोड़ा सा भौचाल का झटका आ जाता ना, गीली जमीन यूं खिसकती, 2 मिनट के झटके में सारा का सारा मिलिया मेट होता। अरे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, नहीं बचाया जा सकता। इंसान को पता नहीं है कौन कब तक है। अरे कितनी जाने इस सैलाब ने ले ली है, और इस सैलाब के अंदर चाहे अमीर हो गरीब हो, सारे के सारे बह गए। और हम इनसे डरते रहेंगे और लोगों के हुकूक का गला घोंटते हुए देखते रहेंगे, और अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में अपनी आवाज के साथ साथ, अपनी इज्जत के साथ साथ लोगों की आवाज, आपकी इज्जत की फिक्र नहीं है हमें कि आपको उन लोगों ने पीछे रखा। अरे आपने उस इज्जत को नीलाम किया जो आपको आवाम ने दी थी, उस ताकत को तुमने पीछे कर दिया, उस जोर को जो ताकत आवाम ने दी थी, उस ताकत को तुमने उनसे पीछे करवा दिया। आप कमजोर पड़ गए। आप लड़ सकते थे, आप बोल सकते थे, आप सरकार को छोड़कर आवाम को इकट्ठा करके दुनिया को बताते कि जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। आपने 370 की वापसी के लिए वोट लिया था, हम वो नहीं मांग रहे। आज तो हम अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आप मुंह नहीं खोल रहे। अरे 370 तो दूर की बात है। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था, हम रियासत की उस बहाली को वापस लाएंगे, उस मसले को जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस लाएंगे, उनके उन हुकूक को, उनकी उस इज्जत को वापस लौटाएंगे। लेकिन वो उस पुल पर, वो उस सैलाब के इस माहौल में तुमने उसी दिन उसको बहा कर ले गए, बहा दिया तुमने। आवाम की इज्जत को तुमने खत्म कर दिया, नोच दिया। और तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 370 की लड़ाई लड़िए, नहीं लड़ सकते हो आप। अगर आपने बोला है तो लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं लड़ रहे हो आप, ना लड़ सकते हो। अरे तुम तो लोगों के रोजगार के लिए नहीं बोल सकते हो। अरे मैं अगर छोटा आदमी हूं, लेकिन समझ सकता हूं। मैंने वादा किया था लोगों से डेवलपमेंट का, मैंने वादा किया था करप्शन को रोकने का। अरे क्या बताऊं, रोजगार के वादे तुमने किए थे, गैस सिलेंडर देने का वादा तुमने किया था, बिजली को तुमने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे। अरे मुझे शर्म आती है, आज उन्हीं लोगों को 200 की जगह 1200 2000 रुपए का बिल आ रहा है। और आप बोल रहे हैं कि हमने सरकार चढ़ाने का काम तुम्हारा है, लेकिन कम अगर चढ़ रहा है तो वो आप कर रहे हो।
बिजली के बिलों में इजाफा करना है तो कर रहे हो, कोई पूछताछ नहीं है, लेकिन बाकी जो मामलात है उसमें बोल रहे हमारे पास ताकत नहीं। अगर ताकत नहीं है, अगर कोई आपको छीन रहा है तो चीखना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा। आपको अगर ताकत है तो लड़ना पड़ेगा, और अवाम ने आपको वो ताकत दी है। और मैं छोटा जरूर हूं आपसे, मैं पहली बार असेंबली का हिस्सा बना हूं, लेकिन समझदार हूं। इस भ्रम में मत रहना, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इन हालात से निकला हुआ शख्स हूं, और आपकी राजनीति को समझ रहा हूं। आप अपने मफाद के लिए लोगों के साथ साथ हमारे सपनों को भी रौंद रहे हो, हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और आज मैं जब इलाकों के अंदर जाता हूं तो क्या बोल कर जाऊं, क्या बोलकर जाऊं? क्या आपके इलाके की बेहतरी के लिए या आपके नुकसान की अदायगी किस तर्ज पे करूं? अरे 5-10 मकान होते, 20 होते तो शायद सीडीएफ से मैं उनका मामला ठीक कर देता। अरे यहां पर बहुत सारे लोगों का लाखों करोड़ों नुकसान हुआ है, जिसकी अदायगी मैं नहीं कर सकता हूं। और जिन हालात को मैं देख रहा हूं, जो कमजोरी आपने दिखाई है, आपने लड़ना छोड़ दिया, आपने बोलना छोड़ दिया, और इन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी। और बीजेपी देश के अंदर लंगड़ी सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर के होते हुए यहां पर इनका ये जो चल रहा है, इसके ऊपर राजनीति पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, जो मौका आप इन्हें दे रहे हो। अगर आप भी लड़ोगे तो जीतेंगे हम जरूर। और बोल रहे थे कि केजरीवाल नहीं बनना है। अरे अगर केजरीवाल नहीं बनना है तो अपना ही बन, अपने लोगों का ही बन। अरे केजरीवाल वो आदमी है जिसने दिल्ली के स्कूलों के लिए लड़ा, जिसने वहां के गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए लड़ा। अरे तुमने तो कोट नहीं पहनवा पाए। केजरीवाल क्या बनना है? अरे केजरीवाल बनेगा तो जम्मू कश्मीर मॉडल बनेगा। आप मुझे बताओ, मैं क्या उमर अब्दुल्ला बनूं? आपने क्या किया 10 महीने? मुंह तक नहीं खोला। अरे केजरीवाल वो है जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर उससे लड़ता रहा, उसको जेल भी डाला तो भी नहीं माना। अरे सम्मन आ जाएगा, दूसरे दिन मोदी के घुटनों में चले जाओगे। वैसे भी अभी खाली उन्होंने बिल लाया था और तुम उनके पीछे, इतना पीछे थे कि कमिश्नर सेक्रेटरी आपसे आगे था, सेक्रेटरी आपसे आगे था। अरे इतनी तो लाज रखते, वहां से उठ के निकल जाते अपनी गाड़ी में बैठकर। जो लोगों ने आपको इज्जत दी थी, जो गाड़ी मिली थी, जो प्रोटोकॉल मिला था, उसी प्रोटोकॉल में गुजारा कर लेते। और केजरीवाल वो शख्स है जो मोदी के सामने कभी नहीं गया, उससे लड़ा। अरे वहां पे मंत्री बैठते थे, मोदी बैठता था, लेकिन डरता नहीं था। और ये वही बात है, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की है। आप क्या बोलोगे इससे आगे? आप भी बोलो ना। अगर उसने, अंग्रेज ने बोला था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, इसके आगे आपको जवाब देना है कि उमर अब्दुल्ला का जवाब क्या होगा बीजेपी को। मैं सुनना चाहता हूं। और इस वक्त बादशाह जम्मू कश्मीर के आप हो, लोगों ने ताकत आपको दी है। उस दौर के उन लोगों को, उसके बच्चों का कत्ल हुआ, लेकिन फिर उसका जवाब वो दुनिया ने सुना। और आपका जवाब बीजेपी को कब आएगा, महराज उसका इंतजार करेगा। और मैं ये घुटन नहीं देख सकता। और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो आपने धोखा किया है, मैं उस धोखे का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं असेंबली का एक रुकन हूं, और मैं बोलने वाला हूं। मैं बोल सकता हूं तो महराज बोलने का काम करेगा। मेरे हाथ में जितना है, मैंने कहा है, अवाम की जो अमानत होगी मैं उसमें खयानत नहीं करूंगा। मेरी जितनी भी आज तक तनख्वाह आई, सिर्फ गाड़ी में तेल डाला हूं, बाकी अवाम ने ले लिया है। किसी ने शादी के लिए 10,000 मांग लिए, 20,000 मांग लिए, किसी ने अपने मामले के लिए मांग लिया। कोई कह रहा था 1 महीने की तनख्वाह दो। अरे महराज से तनख्वाह की बात कर रहे हो? महराज पूरा का पूरा वजूद, मेरी जिंदगी सदके में है आवाम के नाम में। अरे जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं। मैं वो आदमी हूं जिसकी 1.5 लाख सैलरी तो है, 10 महीने से ले रहा हूं, लेकिन खाते के अंदर अभी भी उतना ही है। अपने लिए सिर्फ 1 लाख या 2 लाख खर्च किया हूंगा, बाकी सारा का सारा पैसा आवाम पे लौटा दिया। और कोई कह रहा था आप भी 1 महीने की सैलरी दो। अरे मैं तो सारा का सारा सदके में हूं, और आपने आवाम का गला घोंटा। अरे आवाम ने मुझे इज्जत दी इतनी, और अब मैं आवाम को ना दूं, जब काबिल बना हूं तो देने की बात क्यों ना करूं? अरे क्यों ना करूं? लेकिन आपको बोलने की ताकत दी थी, आपको उस कुर्सी पे विराजमान किया था जहां आप इस वक्त बैठे हो। खतरा आपको है, आवाम को खतरे में मत डालिए।
अगर आपके वजह से लोगों को राहत मिल सकती है तो चले जाइए, छोड़ दीजिए, खलासी कर दीजिए। आपसे अगर नहीं हो सकता है, हमारा माहौल, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल हमें चाहिए, मुझे चाहिए। आपके मुस्तकबिल के बारे में मुझे कोई परवाह नहीं, आपके परिवार के बारे में मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने हजारों लाखों लोगों को उजड़ते हुए इस वक्त देखा है और तुम्हारी जुबान से मुंह नहीं खुला है कि अगर बीजेपी के होते हुए हमारे हुकूक हमसे छीने जा रहे हैं, और बोलने वाले एक चीफ मिनिस्टर है लेकिन वो मुंह भी नहीं खोल रहा है, और लोग बोल रहे हैं। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर की आवाम 370 पे वोट लिया था, महराज सिर्फ इतना बोल रहा है, हमारे हुकूक की बात कीजिए, हमें अदायगी कर दीजिए। जो बजट उमर साहब ने लाया, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उसको ऐसे मुश्किल हालात में नहीं देखना चाहता। उन्होंने चुनाव जीतना था 370 के नाम पे, ठीक है, मत बात करिए, लेकिन जो बजट हमने असेंबली के अंदर पास किया था, वो बजट कहां है? अरे वो बजट मुझे चाहिए, लाओ, जमीनी सतह पर लोगों के कामों के लिए लाओ। 4,75,00,000 आपके यहां से सीडीएफ आता है, इतना तो हक है आपके पास, इख्तियारात दे दीजिए एमएलए को, बता दीजिए, लगा लीजिए आप इन लोगों के लिए। अरे हम काम करेंगे। 20 लाख दिया है, यहां लाखों करोड़ों नुकसान हुआ है, और 20 लाख से मैं भरपाई करूं। और लोग भी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, महाराज एमएलए आप इधर नहीं आ रहे। अरे आके क्या करूं, क्या करूं, किससे गुहार लगाऊं? जो चीफ मिनिस्टर है वो मुंह नहीं खोल रहा है, जिसके 42 एमएलए, 42 एमएलए, वो मुंह नहीं खोल रहा है। 28 एमएलए हैं, 200 करोड़ लेके आए। अरे जब कश्मीर के अंदर फ्लड आया था 2014 में, तब कितना पैसा आया था? अरे आज भी लेकर आते, दिला देते लोगों को। अरे कौन सा मामला है? कौन लड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई? राजनीति कर रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि यहां पे उमर अब्दुल्ला को लगाम कसी है, और देश को बता रहे हैं हमने आतंकवाद और अलगाववाद और ऐसी सोच पर हमने लगाम कसी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खामोश है। अरे जाओ देखो ममता बनर्जी को, जाओ देखो केजरीवाल को, अखिलेश यादव को देखो, भगवंत मान को देखो। अरे बाकी स्टेट्स के अंदर, जो केरला के अंदर सरकार है, उनको देखो। अरे लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ, और आप इनके साथ चट्टी बट्टी कर रहे हो। अरे नहीं मानेंगे आपकी बात तो मैं बैठने के लिए भी पीछे कर दिया। कब तक करोगे ये तमाशा? कब तक दिखाओगे? आज मुझे बोलना नहीं था, लेकिन मजबूर हूं, क्योंकि लोगों की इमदाद नहीं कर सकता हूं। और अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं, तो बता दो कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इस आवाम का अजाला किस तर्ज पे करोगे। बात वही आती है, इतिहास को उठाकर देख लो। बड़े बड़े लोग, जब माहौल आया, जब हालात बदले, क्योंकि जिंदगी तो है नहीं किसी की, दमदमे में दम नहीं, जान मांगो खैर की, जवाब उमर अब्दुल्ला देगा बीजेपी को कि अगर काम नहीं करने दे रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला का जवाब क्या रहेगा बीजेपी की सरकार को, उसका इंतजार महराज करेगा। और अगर जरूरत पड़ी, आपने बोलना शुरू कर दिया, ये मत सोचना कि मैं आपसे अलग हुआ हूं। जिस दिन आप लोगों की बेहतरी के लिए खड़े हो जाएंगे, महराज आपके कंधे से कंधा मिलाकर आवाम की लड़ाई लड़ेगा। और छोटा भी समझेंगे तब भी खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन एक असेंबली को रिप्रेजेंट करता हूं, यकीन मानना, लाखों में एक हूं। अगर चुन कर आया हूं, वैसा नहीं हूं। अच्छी सोच रखता हूं, सुझाव दे सकता हूं, बेहतर पॉलिसी बना सकता हूं, और इन हालात से लड़ने के लिए लोगों की इमदाद का तरीका बता सकता हूं। पैसे, बिना पैसे के, जो ऑलरेडी हमारा पैसा है, अगर उसको ट्रांसपेरेंसी से, लीगल तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, तो यकीन मानिए रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुझाव मैंने दिया है, अगर 25,000 एक जॉब कार्ड होल्डर को मिलता है, एक आदमी को मिलता है, तो यकीन मानिए, अगर वो मटेरियल भी लगाता तो अपना ही है, लेकिन ठेकेदार, उसके साथ दलाल, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये जो डिपार्टमेंट के लोग, अगर डायरेक्ट उसी को मटेरियल और उसके रोजगार का पैसा उसको मिले, तो यकीनन इस बदहाली से निकलने में बड़ी राहत मिलेगी। और ये जो चिट्ठी मैंने लिखी है, उमर साहब को भी बोल दो, इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करे, क्योंकि एमजी नरेगा हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, जो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रही है। और इसका फायदा अगर सही तरीके से इसको जमीनी सतह पर लगाएंगे, तो बेरोजगारी को खत्म होने में देर नहीं लगेगी।
और मैं उम्मीद करूंगा कि उमर साहब का जवाब, शायद वो तो बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को वो ट्विटर से वो कार्टून बनाकर जवाब देंगे, एक एमएलए 70 में एक आदमी आपको बोल रहा है, अब तो 90 पता नहीं कितने होंगे, 70 हैं कि 90 हैं, अब 5 बीजेपी भी उठा के लेके आ रही है। मेरे सवाल का जवाब कोई एक एनसी का दे देना, उमर साहब को भी बोल देना कि इतिहास हमने पढ़ा है और वक्त के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने किस तर्ज पे आवाम की बेबाकी से जिम्मेदारी उठाई है, और उनके जवाब भी सुन लेना जो मैंने कहा है। और ये गुनगुनाना जरूरी नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा है और ऐसा हुआ है। अपने जानों को, अपने लोगों को, अपने परिवारों को, उसको खत्म होते हुए भी हिम्मत आवाम के लिए और बात इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और आपका क्या जवाब है, मैं उसके इंतजार में रहूंगा। और जो चेले चपेटे इनके भी हैं, कमेंट कर लेना, मैं पढ़ लूंगा कि उमर साहब का जवाब क्या है।